नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पहली बार नेशनल टीवी पर केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन धारकों का मुद्दा गूंजा है। वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे लाइव किसने क्या कहा है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो के बारे में आपकी कमेंट वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपकी जो भी राय है वो हमें जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, ज्यादा वक्त न गंवाते हुए सीधे आपको लाइव ले चलते हैं राज्यसभा टीवी पर हो रही बहस की तरफ। सरकार ने अपने सभी विभागों से उन कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड्स की समीक्षा के लिए कहा है जो सेवा में 30 साल पूरे कर चुके हैं। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक विभागीय कामों को रफ्तार देने और अर्थव्यवस्था के चलते प्रशासन में दक्षता बढ़ाने के लिए मूल नियमों में एफआर और सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 में समय पूर्व रिटायरमेंट देने का प्रावधान है। इसके साथ ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि समय पूर्व रिटायरमेंट का मतलब जबरन सेवानिवृत्ति नहीं है। यह अनिवार्य सेवानिवृत्ति से अलग है, जो केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण नियम 1965 के तहत जो सजा के तौर पर एक कहा जाता है। सरकार किसी सरकारी कर्मचारी की आयु 50 से 55 वर्ष होने या 30 साल की सेवा पूरी होने के बाद किसी भी समय उसे जनहित में समय पूर्व सेवानिवृत्त कर सकती है और इसी को आधार बनाते हुए यह सर्कुलर जारी किया गया है। तो समझेंगे अपने कार्यक्रम में कि असल में वाकई क्या ये अनिवार्य सेवानिवृत्ति है, क्या ये समीक्षा के अधीन आते हुए उस कर्मचारी की एफिशिएंसी के आधार पर उसे रिटायर किया जा सकता है, रूल क्या कहते हैं और कर्मचारी या अधिकारी इसे लेकर आशंका या नाराजगी क्यों जता रहे हैं, और इसे समझाएंगे हमारे साथ मौजूद 3 बेहद खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं सत्येंद्र मिश्रा साहब, फॉर्मर सेक्रेटरी डीओपीटी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं अजय शंकर जी, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट। सर, स्वागत है। और तालिश रे हमारे साथ हैं, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। आपका स्वागत है तालिश। शुरुआत में मिश्रा सर आपसे करना चाहूंगा कि असल में ये जो सर्कुलर है, जो इसका आधार कहा जा रहा है कि 50 से 55 वर्ष की आयु या 30 साल की सेवा पूरी होने के बाद समीक्षा की जा सकती है उसकी एफिशिएंसी को लेकर, उसके कामों को लेकर, और अगर उसमें गड़बड़ है तो उसे रिटायर किया जा सकता है। इसमें आशंकाएं या इसको लेकर विरोध क्यों है, और क्या कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि सरकार अपने दायरे से बाहर जा रही है, वाकई ऐसा है या नहीं? जो सरकारी केंद्र सरकार के जो कर्मचारी या अधिकारी जिनके मन में कोई आशंका है वो उसका कोई आधार नहीं है, इसलिए कि ये कोई नया नियम या कोई नया आदेश भारत सरकार ने जारी नहीं की है। जो फंडामेंटल रूल 56J जो है वो बहुत पहले से ही है। आपने खुद कहा कि 1972 का नियम है, तो इसके पहले भी ये पहले बार इस तरह की समीक्षा नहीं हो रहा है। इसके पहले भी कई बार समीक्षा हुए हैं, लेकिन समय समय पर जो समीक्षा हुए हैं उसमें बहुत ज्यादा रुचि और बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट के साथ भारत सरकार ने कभी इस तरह का समीक्षा नहीं की। ना बहुत सारे लोगों को सरकारी नौकरी से उनके अकर्मण्यता के वजह से हो या उनके इंटीग्रिटी कमी हो, उसके वजह से लोगों को रिटायर या सेवानिवृत्त नहीं किया है। इसीलिए लोगों को लग रहा है कि कुछ नया निकला है। ये नया नहीं है। इसी जो सर्कुलर निकाला है कार्मिक मंत्रालय ने, उसमें पहली पैराग्राफ में ही लिखा है कि ये पहले बहुत सारे नियम या बहुत सारे आदेश निकले थे, उनमें एकरूपता लाने के लिए और एक ही सर्कुलर में सारे को समाहित करने के लिए ये जारी हुई है। ये कोई नया नहीं है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये सब जो पुराने थे उसी को दोबारा दोहराया गया है एवं एक ही ऑर्डर के अंदर ये सब भी लिखी गई है ताकि एक साथ लोग पढ़े और समझे। लेकिन मिश्रा सर, जो लोगों का विरोध या फिर जो तर्क दिए जा रहे हैं, मैं उसको थोड़ा सा और समझना चाहूंगा डिटेल में, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि ये 1972 का जो रूल है इसमें अधिकार भी दिए गए हैं कर्मचारियों को, और ऐसे में जब काम की समीक्षा सरकार कर रही है तो उसका कोई पैरामीटर या बेसलाइन होगी, क्योंकि वो ये कहते हैं कि इसमें पिक एंड चूज हो सकता है। इसमें कुछ लोगों के खिलाफ सिर्फ उन्हें निशाना बनाने के लिए इसका आधार लिया जा सकता है। क्या कहता है ये नियम, और इसका आधार अगर मैं समझना चाहूं दर्शकों के लिए, वो बेस लाइन जो है वो क्या होती है? ऐसा है कि भारत में सिविल सर्विस जो है वो परमानेंट नेचर का है। हमारे संविधान में
भारत के जो सिविल सर्विस को एक परमानेंट सिविल सर्विस के रूप में हमने माना है। इसलिए हमारे संविधान के प्रावधानों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति एक बार सरकारी नौकरी में आने के बाद उसको अमूमन ऐसे बिना न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए और उस कर्मचारी या अधिकारी को पर्याप्त अवसर दिए बिना, उसका पक्ष सुने बिना कोई भी शासकीय कर्मचारी या अधिकारी को सेवा से अलग नहीं की जा सकती। और एक बार नियम निकालने के बाद भी भारत सरकार ने जैसे कि कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बना रखा है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, रिट जुरिस्डिक्शन उनका बरकरार रहता है। तो कोई भी अधिकारी या कर्मचारी को यदि सरकार कभी निकालता है तो कैट में जा सकता है, कैट से यदि हारता है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसलिए बिना न्यायिक प्रक्रिया को पूरा पालन किए हुए किसी भी अधिकारी कर्मचारी को सरकारी सेवा से निकाला नहीं जा सकता है। अभी जो ये सर्कुलर जारी हुई है, इसमें केवल सरकार अपना मन बनाया है कि पहले हम करते नहीं थे समीक्षा ज्यादा, अब हम थोड़ा ज्यादा रिगरसली समीक्षा करना चाहेंगे, क्योंकि ये सरकारी नौकरी में लोग जैसे और हमारे मित्र जो इस पैनल में आज हैं, वो भी सरकारी नौकरी में हम लोग 35-36 साल नौकरी किए, बहुत ही डेड वुड सरकार सभी स्तर पर। तो इसलिए ये जरूरी है कि सरकार को कभी कभी कड़ाई से इनके समीक्षा करना चाहिए। लेकिन ये बात सही है आपने जो कहा कि जो समीक्षा होगा वो एकदम ही न्यायपूर्वक चाहिए। उसमें जो लोग उस भाग लेंगे, उसके जो मेंबर होंगे, जो समीक्षा करने वाले लोग हैं, उनमें कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, कोई प्रिजुडिस नहीं होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और जो भी मानदंड, उसके जो मानदंड या पैरामीटर्स यूज होगा वो सटीक और बहुत ही ऑब्जेक्टिव पैरामीटर होना चाहिए। केवल अपने को किसी का चेहरा अच्छा नहीं लगा, किसी का राजनीतिक प्रतिबद्धता हमको अच्छा नहीं लगता है, इस आधार पर लोगों को निकाल बाहर करना सर्वथा गलत होगा। और मुझे लगता है कि न्यायालय भी उसको कभी अलाउ नहीं करे। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि लोगों को बहुत ज्यादा आशंकित होने का कोई कारण नहीं है। ओके सर। तालिश, मैं अब थोड़ा सा लीगल पॉइंट पर समझना चाहूंगा, क्योंकि जब 1972 के इस रूल को आधार बनाया जा रहा है, असल में रूल किस तरीके की ताकत, पावर देता है जो नौकरी देने वाली संस्था या सरकार है। दूसरा कि क्या इसमें जो सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट की बात कही जा रही है, उसके लिए बेसिक या बेसलाइन क्या उसमें निर्धारित की गई है। क्योंकि जो एक दलील दी जा रही है एम्प्लॉय की ओर से कि हमारी सर्विस बुक होती है और हर साल उसमें हमारी एंट्री की जाती है कि हमने काम कैसा किया, और अगर काम खराब है, सर्विस बुक में एंट्री बैड है, तो उसके बाद जाहिर है कि मौके होते हैं एम्प्लॉयर के पास कि उसे वो बर्खास्त कर सके या जबरन सेवानिवृत्त कर सके। लेकिन ये एक अलग तरह का अगर प्रोसेस शुरू होता है तो क्या वो उसके दायरे से बाहर है, अंदर है? जी, एक बात मैं कहना चाहूंगी कि पहली चीज जो मिश्रा जी ने भी कही, ये कोई नया कानून नहीं है। ये 1972 के रूल्स हैं, अभी तक चलते चले आ रहे हैं, और इस पे जो है हमारे माननीय सर्वोत्तम न्यायालय में भी काफी कुछ जजमेंट्स भी दे रखे हैं। और अगर वो ऑर्डर देखा जाए जो सरकार का आया है, जैसे कहा गया कि वो सब कुछ एक जगह रख करके बताया गया है, इसमें ये है कि आप सबसे पहले तो ये समझना है कि एक है कि आपके फंडामेंटल रूल 56J और L हैं, उसके साथ साथ रूल 48 ऑफ CACS पेंशन रूल्स 1972 है। इसके तहत काफी क्लियर है और ये कहा गया है कि भाई अगर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, और यहाँ पे अप्रोप्रिएट अथॉरिटी भी बताया गया है जो एक कार्डर कमिटी एस्टैब्लिश होगी, और इसमें जो है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को अगर ये लगता है कि इंटेग्रिटी में इशू है या परफॉर्मेंस में इशू है तो वो उसको रिव्यू कर सकते हैं। अच्छा, रिव्यू करने के लिए भी काफी कुछ चीजें दी गई हैं, जिसमें ये नहीं है कि अगर आपने सिर्फ एक साल काम नहीं किया या कोई जबरन कर सकता है, ये इसमें नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि अगर आप देखिए तो इसमें ये बोला गया है कि भाई रिव्यू जब करेगी वो कमेटी, कार्डर कमेटी आपकी, तो वो कैसे करेगी, तो उसमें बोला है जहां पे आपकी इंटेग्रिटी डाउटफुल है। ये तो हमेशा से ही था, अगर आपकी इंटेग्रिटी डाउटफुल है और आप ईमानदारी से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे कहा गया कि भाई आप जनता जो है उनके लिए क्यों अपना टैक्स पेइंग मनी
उन पे क्यों खर्च किया जाएगा। उसके अलावा ये भी कहा गया कि अगर वो इनफेक्टिव के अलावा ये भी है कि इनफेक्टिव में अगर वो सुपर एन्युएशन से करीब सिर्फ 1 साल दूर है तब ये प्रोसेस नहीं होगा। उसके अलावा ये भी बोला गया है कि अगर पिछले 5 साल में ये देखा जाता है कि अगर उनकी इनफेक्टिवनेस ने उन्होंने कहीं भी दिखाया है कि वो इफेक्टिव है तो उनके पास वो टर्म नहीं बचेगा जब आपके सीसीए बैठेगा उसके ऊपर। तो ये सब देखने के बाद और जो रिव्यू का पावर है कि आप उनको जो है नोटिस भी मिलेगा, उसके बाद वो बात भी कर सकते हैं, तो वो सब देखने के बाद जब हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देखते हैं तो उसमें गौर फरमाइए सरकार ने खुद इसमें बताया हुआ है कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस कर्नल जेएन सिन्हा है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्हेन द स्टेट इज एन एम्प्लॉयर, जब स्टेट ने आपको नौकरी दी है तो उसके पास ये अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास हमेशा से एब्सोल्यूट राइट रहा है कि जब अगर चाहे कोई इंसान काम नहीं कर रहा है, इनफेक्टिव है या इंटेग्रिटी इशू है, तो वो हमेशा उसको रिकंसिडर कर सकते हैं। ये मान करके चलना कि आप अगर एक बार आ गए हैं और आप अपना काम भी नहीं करेंगे, इंटेग्रिटी से भी नहीं करेंगे, पिछले 5 साल में नहीं दिखा पाए कि आपने कोई फर्क दिया है अपने नौकरी की तरफ या आपने जो भी आपको पद मिला है उसकी तरफ, तो उसके बाद क्यों कंटिन्यू किया जाए। उसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि आप आगे जब आप देखते हैं तो ये बार बार फिर से बोला गया है, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस उमेद भाई पटेल में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि जब तक एक पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट का नेचर क्या होता है, वो पब्लिक के हित में होता है, वो पब्लिक के लिए कार्य करता है। अगर वो कार्य नहीं कर रहा है और वो पब्लिक इंटरेस्ट में है कि उसको कंपल्सरी रिटायर कर दिया जाए तो जरूर कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि इन रूल्स के तहत जब रिटायरमेंट होता है तो इट विल नॉट बी टेकन एज अ पनिशमेंट। ये सिर्फ निकाला गया है कि भाई रजिस्ट्री रखी जाएगी। और आप वैसे भी पूछें अपने आप से, हम जब यहाँ पे आते हैं, किसी भी पद पे बैठते हैं, तो अगर हम अपना काम नहीं कर रहे हैं तो सरकार वो हमेशा के लिए थोड़ी चलाती रहेगी उसके लिए। और उसके बाद भी बहुत लीनियंसी है, भाई ये बोला गया है कि अगर आप 50 की उम्र के ऊपर हैं, अगर आपने 30 साल या 25 साल पूरे कर लिए गए तो काफी मौके मिल चुके हैं उसमें। ओके, एक चीज और तलिश, टेक्निकल जो पॉइंट है कि जबरन सेवानिवृत्ति और जब हम इस रूल के तहत सेवानिवृत्ति अगर होती है तो दोनों में क्या वो बेनिफिट हैं जो कि कट जाएंगे उस एम्प्लॉय के लिए? नहीं, कोई बेनिफिट ऐसे कट नहीं रहे हैं। जो पेंशन होगी वो उसी हिसाब से मिलेगी और ऐसा कोई ना ही ये देखा जाएगा कि ये कंपल्सरी रिटायरमेंट कोई पनिशमेंट है 311 आर्टिकल 311 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। और ये तो बोल दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। रूल में भी जब आप पढ़ते हैं तो ये बार बार लिखा जा रहा है कि भाई ये हटाया जाता है। जो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उमेद भाई में, उन्होंने कहा कि अगर डेड वुड है, अगर लकड़ी जो है जो सड़ गई है उसको निकालना तो है, तो वो ही लॉजिक दिया गया था। तो ये नहीं है कि उसमें कोई आपका पनिशमेंट आ रहा है, ये बस बोला गया दैट एट दैट पॉइंट इन टाइम यू वर फाउंड लैकिंग आइदर इन इंटेग्रिटी। और प्रोसेस भी देख लीजिए जी, अगर आप प्रोसेस देखते हैं तो उसमें एक रिव्यू कमेटी बैठ रही है। उस रिव्यू कमेटी में अगर आप ए ग्रेड के क्या कहते हैं गजेटेड ऑफिसर्स हैं तो आपका जो है एक सेक्रेटरी रैंक बैठेगा, एक एडिशनल सेक्रेटरी रैंक बैठेगा और एक थर्ड मेंबर होगा। आप अगर ग्रुप बी के ऑफिसर हैं तो उसमें जो है आपके एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के बैठेंगे। तो मतलब आपके ही डिपार्टमेंट के लोग हैं। अगर कोई बोर्ड है, फॉर एग्जांपल रेलवे बोर्ड है, तो रेलवे बोर्ड कंसिडर करेगा। तो उसमें प्रोसेस दिया हुआ है एंड देयर इज अ फेयरनेस इन द प्रोसेस। तो वो सरकार का अधिकार है, वो आज से नहीं है, 1972 से है। तो आज उसमें आकर के हलचल नहीं होनी चाहिए। अजय सर, अगर ये पुराना रूल 1972 से हम देख रहे हैं और जैसे कि हमारे पैनलिस्ट ने कहा भी कि इससे पहले भी इसके बारे में चर्चा हुई है और लागू करने की बात हुई, लागू भी किया गया है, तो आखिर इस स्टेप को कैसे देखते हैं टूल के तौर पर? और दूसरा कि इसे लेकर जब मैं पढ़ रहा था जो पिछले 30-40 साल में जब भी इसको लेकर कोई नोटिफिकेशन सरकारों की ओर से कहीं पर भी आया है, काफी ज्यादा विरोध, काफी ज्यादा इसके खिलाफ मुखर होना अधिकारियों का, ऐसा क्यों? ये नियम तो बहुत पुराना है और सरकार की मंशा बहुत समय से रही है कि भाई जो लोग ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं वर्षों तक या जिनकी निष्ठा या इंटेग्रिटी पर शक है तो उनको घर भेज दिया जाए। तो उद्देश्य तो शुरू से रहे, अच्छे रहे हैं। कठिनाई रही है कि इसके क्रियान्वयन में, और उसके पीछे जो कठिनाई है वो हमारी जो कहें कल्चर है। तो इसको ऐसे समझें कि चाय की दुकान पर अगर किसी अधिकारी के बारे में चर्चा की जाए तो बहुत सही तस्वीर सामने आ जाती है कि ये काम कैसा करता है, ये ईमानदार है कि नहीं।
लेकिन अगर सरकारी रिकॉर्ड्स में हम देखें तो सरकार के पास एक ही रिकॉर्ड होता है जो कि हर वर्ष की चरित्र पंजिका में एंट्री होती है। दूसरा है कि शिकायत हुई, उसमें कुछ विजिलेंस की जांच वांच शुरू हुई। अब इन दोनों मामलों में यथार्थ ये रहा है कि चरित्र पंजिका में सबकी प्रविष्टियां अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। तो जो सुपरवाइजिंग लोग हैं वो निष्ठापूर्वक सही चरित्र पंजिका में नई बात लिखते हैं। तो अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो हर कोई ठीक दिखता है, फिर कोई निकालने लायक नहीं है। एक नए ढंग से जब निर्देश आते हैं और होता है कि नहीं आप इस पे मतलब अमल कीजिए, तो एक शंका ये पैदा होती है, वो स्वाभाविक भी है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि पारदर्शी ढंग से ना काम हो और कोई सब्जेक्टिव ढंग से किसी और तरह की प्रेजुडिसेस से किसी को घर भेज दिया जाए। अब ये बात तो सही है कि न्यायपालिका है, लोग जा सकते हैं अगर उनको लगे कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन इस तरह की शंका मन में आना थोड़ा स्वाभाविक है कि ऐसा तो नहीं कि अब सरकार बहुत सख्त हो गई है और बिना पारदर्शिता के कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जाए। तो अब इसका इलाज तो ये है कि अगर ये हर वर्ष काम हो और इस ढंग से हो कि जो लोग घर भेजे जाएं उसके बारे में एक आम सहमति हो कि भाई इनको वाकई घर भेज देना चाहिए था, तो एक लोगों का विश्वास पैदा होगा कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत सही काम हो रहा है। लेकिन उस सही काम होने के लिए जो दूसरी कठिनाई है जिसकी ओर मैंने जिक्र किया था कि भाई अगर चरित्र पंजिका में प्रविष्टियां ईमानदारी से ऑब्जेक्टिव न हो तो किस आधार पर हम कहेंगे कि भाई ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये कार्यकुशल नहीं है। और अगर विजिलेंस इंक्वायरीज में हम सही समय से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं, खाली फाइलें मोटी होती रहती हैं, तो फिर मुश्किल है कि भाई किस आधार पर हम कहें कि भाई इसको हम घर भेजने लायक है ये कि नहीं। तो इन दोनों मामले में अगर सिस्टम काम करने लगे और 2-4 साल सही ढंग से काम करे जिसमें वो लोग घर जाएं, बहुत ज़्यादा ना घर जाएं, वो जाएं जिनके बारे में हर में सहमति हो विभाग में कि भाई ये तो वाकई सही केस था जिसको घर जाना चाहिए था, तो लोगों की आस्था भी पड़ेगी और जो लोग काम कर रहे हैं उनको ये लगेगा कि भाई सरकार में एक बार आप आ गए। तो जैसे मैं शुरू हमारी नौकरी थी तो कोई टेम्पररी कैजुअल लेबर कोई था, कोई कैजुअल मतलब क्लर्क वर्क था, तो फाइल आई कि परमानेंट कर दें, तो मैं जैसे कर रहा था उन्होंने कहा आप कल से ये सरकारी दामाद हो जाएगा, आपको फिर किसी को रखना पड़ेगा काम लेने के लिए। तो एक ये जो कल्चर है, ये धारणा है सरकारी कर्मचारियों के बारे में, उसको तो समाप्त होना चाहिए, क्योंकि विश्वास होना चाहिए जनता को भी और सरकार को भी, जो भी हमारे साथ है वो निष्ठा से अच्छी ढंग से काम करना है। सत्यनारायण सर, अब जो बात अजय सर ने कही कि असल में जब ये सर्कुलर इस तरह के आते हैं कि समीक्षा होगी, जो उसे इम्प्लीमेंट करने का तरीका है वो उस पूरे प्रोसेस को संदेह के घेरे में खड़ा कर देता है। यहाँ पर क्या हिदायत आपको लगता है कि रखनी चाहिए, या क्या एक बेसिक अच्छा मॉडल हो सकता है इम्प्लीमेंट करने का, जिसके चलते सभी को लगे कि ये फेयर है और सिस्टम में भी एफिशिएंसी बढ़े और जो काम करने वाले लोग हैं वो आगे बढ़ते रहें? मैं समझता हूँ कि अजय शंकर साहब ने बहुत ही सटीक ढंग से इस ऑर्डर को जो तामील करने में कठिनाई है उसको उन्होंने बताया। और ये यदि 1972 के बाद में भी इतने वर्षों में हम बहुत सारे लोगों को निकाल नहीं पाए हैं, यद्यपि हम आए दिन अपने मन में सोचते हैं कि ये आदमी जो सरकारी हमारे साथ में काम कर रहा है, हमारे नीचे काम कर रहा है, ये सरकार में क्यों है, ये सब सोचने के बाद भी हम उनको इसीलिए नहीं निकाल पाते हैं कि जो भी मानदंड हम बनाते हैं, जो पैरामीटर बनाते हैं, उसमें वो खरा निकलता है, क्योंकि उसका चरित्र पंजिका उठा के देखिए, उसको वेरी गुड या आउटस्टैंडिंग मिलते चले आ रहा है। उसके खिलाफ जो शिकायत आया था उसको हमने थोड़े बहुत जांच करके उसको फाइल कर दिया है। तो कोई कमेटी जब बैठता है पता लगाने के लिए कि ABCD का हम अभी समीक्षा कर रहे हैं, उसका चरित्र पंजिका उठा के देखते हैं, तो उसको तो भाई 5 साल क्या 15 साल से वेरी गुड और आउटस्टैंडिंग मिल रहा है। तो अभी इसीलिए जो बात मैं कह रहा था ना कि आज तक बहुत सारे लोगों को इसीलिए निकाला नहीं पा गया था, क्योंकि जो भी कमेटी बैठेगा, वो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के कमेटी बैठे रेलवे अफसरों के लिए, या DOPT या इंडस्ट्री सेक्रेटरी बैठे अपने विभाग के लोगों के लिए, वो हर आके वही वो रुक जाते हैं कि जब रिकॉर्ड उठा के देखते हैं कि निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन
क्या हुआ है कि भारत सरकार के द्वारा अभी कुछ वर्षों से एक 360 डिग्री जांच पड़ताल कराई जा रही है कि जब कोई आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर या किसी दूसरे सेवा के ऑफिसर को भारत सरकार में पोस्टिंग के लिए वो उसका नाम आता है, तो उसका जांच पड़ताल भारत सरकार 360 डिग्री पद्धति से कर रहा है, अर्थात कई लोगों से उसके बारे में पूछताछ कर रहा है और एक राय ले रहा है कि ये अधिकारी जो रिकॉर्ड तो इसका एकदम ही आउटस्टैंडिंग है, लेकिन ये सचमुच है क्या? तो जब पता चलता है कि नहीं वो रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा होगा लेकिन इतना अच्छा नहीं है, तो फिर उसको लेते नहीं। एम्पैनलमेंट एक पद्धति होती है भारत सरकार में कि कोई अधिकारी आईएएस, आईपीएस या दूसरे सेंट्रल सर्विस के अधिकारी को जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी पद पर उसको पदस्थ करने के पहले उसका एम्पैनलमेंट होती है। उसमें भी अभी भारत सरकार है कि 360 डिग्री पद्धति अपना रहा है। मुझे लगता है कि ये जो सर्कुलर जारी हुई है, इसमें अपने चरित्र पंजिका या दूसरे रिकॉर्ड के साथ साथ 360 डिग्री तरीके से भी उस अधिकारी या कर्मचारी के बारे में जांच पड़ताल की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? जो कमेटी बनाई गई। ओके। और आपको याद होगा कि अभी करीब 6-8 महीना पहले इनकम टैक्स सर्विस के 25-26 लोगों को भारत सरकार ने सेवा से इसी नियम के आधार पर समीक्षा करके निकाला था और उनके द्वारा बहुत सारे अधिकारी विभिन्न न्यायालय में गए, बहुत सारे न्यायालय हाईकोर्ट के सामने गए, तो हाईकोर्ट उनका पक्ष को माना नहीं, भारत सरकार का राय को माना। लेकिन इंडिविजुअली उन अधिकारियों का चरित्र पंजिका देखेंगे तो उनको भी शायद आउटस्टैंडिंग मिला हो। तो उनको ये जो हम लोग जो बहुत ही कैजुअली अपने मातहत लोगों के रिकॉर्ड लिखते हैं वर्ष के अंत में, और उसमें सभी को उसके चेहरा देख के वो आके खड़ा हो जाता है कि साहब जरा सा ध्यान रखिएगा, मेरे को अच्छा जरा रिपोर्ट दे दीजिएगा, तो हम सब अपने रिपोर्ट देते आए हैं। ये सिलसिला तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी बदलने वाला नहीं है, लेकिन भले बहुत कम लोग निकले, लेकिन कुछ लोग तो निकले इस पद्धति से। 360 डिग्री हो, रिकॉर्ड देख के हो, उनका इंटेग्रिटी के बारे में पूछताछ के हो, कुछ तो लोग निकले, ताकि लोगों का विश्वास बना रहेगा सिविल सर्विस के ऊपर। नहीं तो आए दिन बाहर आप जाइए, हर कोई आदमी, हम तो अभी रिटायर्ड हैं, हम जानते, हर कोई कहता है कि ये तो बेईमान है सारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी। किसी के मन में ये श्रद्धा या कोई विश्वास नहीं है कि सरकार में काम करने वाले लोग बहुत अच्छे हों। तो वो तब बदलेगा जब सरकार के बीच में, जैसे अजय शंकर साहब ने कहा कि चाय के दुकान से पता चलता है कि वो आदमी कैसा है। तो ये जो स्थिति है, इसको तो कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है। लेकिन तो ये जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, क्या अजय सर, जो अब तक हमारे इस पूरी की पूरे सिस्टम में ग्रेडिंग या फिर ईयरली मैं कहूं, जो कि सर्विस बुक जिसमें चरित्र पंजिका जिसे कहा जाता है, उसके थ्रू जो हमने प्रोसीजर तैयार किया है, ये फॉल्टी प्रोसीजर है। और जब तक अगर हम इसे नहीं बदलते हैं तो ये जो रिवीजन का या फिर मैं कहूं कि सरकार की ओर से इस तरह के सर्कुलर हैं, वो बेहतर नतीजे नहीं दे पाएंगे। सिस्टम में कमी नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम तो सारी दुनिया में मिलता जुलता रहा है, हमारे देश में भी रहा है। कमजोरी हम में है कि किसी में ये साहस नहीं रहता है कि ईमानदारी से चरित्र पंजिका में एंट्री करे कि भाई ये औसत किस्म का इसका कार्य रहा है, ये अच्छा रहा है, ये बहुत अच्छा रहा है, या उच्च श्रेणी का रहा है, या ये कमजोर है। ये पहले होता था, लेकिन धीरे धीरे हम लोग अपने ही नीचे जो काम करते हैं उनसे डरने लग गए हैं, उनकी शिकायतों से डरने लग गए हैं, कब कहाँ वो शिकायत कर दे, कहाँ वो क्या कर दे। तो हर कोई ये सोचता है कि भाई कोई बवाल क्यों ले, भाई सबको आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, गुड लिख दो। तो जब तक ये नहीं बदलेगा तो सुधार नहीं आ सकता है, क्योंकि जो 360 डिग्री है, जो सिस्टम आया है, उसमें जो चुनौती है कि किसी अगर न्यायपालिका में वो कहें कि साहब आप इसकी पारदर्शिता स्थापित करें कि किस आधार पर आपने कहा कि ये आदमी घर भेजने लायक है, तो घूमने की बात यही आती है कि उसकी जो बारे में आम धारणा है। अब आम धारणा तो कहीं औपचारिक ढंग से तो अंकित है नहीं, तो वो एक कमी है और रहेगी। मतलब हो सकता है कि हम उन्हीं लोगों को घर भेजें जिनको घर भेजना चाहिए और लोगों को लगे कि सही काम हुआ है, लेकिन अगर इसको कोई बहुत सख्त ढंग से कहे कि किस आधार पर 360 डिग्री के सर्वे या अप्रेजल पर आपने
पहुंचे इस नतीजे पर कि ये आदमी, इस व्यक्ति की या तो निष्ठा ठीक नहीं है, इंटेग्रिटी ठीक नहीं है, ये काम में कमजोर है, क्योंकि कागज पर तो कुछ है नहीं। कोई ऐसा तो जैसे कि वो हमारे वो रेस्टोरेंट वगैरह में रेटिंग्स आती है ना, ये 4 स्टार है, 3 स्टार है, वो भी नहीं है सरकारी कर्मचारी की। तो ये कठिनाई है, और इसका सही इलाज ये है कि हम जब लोगों को पदोन्नति दें तो ये भी देखें कि वो जरूरत से ज्यादा तो उदार नहीं रहे हैं लोगों के असेसमेंट में, क्योंकि कभी बहुत गहराई से अंदर आ गई है सिस्टम में। तो ऐसा होता है कि हम लोग किसी को अगर पोस्टिंग करनी होती है तो फोन पर दोस्तों से पूछते हैं कि भाई ये लायक है कि नहीं है, सीआर नहीं देखते। तो ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये है आज का यथार्थ, तो इसको बदलने की जरूरत है। तालिश, मैं क्योंकि जो दो बातें बहुत महत्वपूर्ण आ रही हैं, जैसा कि मिश्रा जी ने कहा कि ये आम है, हम जानते हैं, और सिस्टम जो लोग काम करते हैं 2-4-5 साल के बाद कि वो ईमानदार है, करप्ट है, कितना काम करता है, लेकिन सर्विस बुक उसकी कुछ और कहती है। अब सवाल ये कि अगर आप किसी को सेवानिवृत्ति रूल के तहत बाहर कर रहे हैं तो क्या वो पब्लिक व्यू बेस बन सकता है, या फिर वो सर्विस बुक और लीगली तौर पर अदालत की चौखट पर इन दोनों में से वजन किसका ज्यादा होता है? इसमें मैं एक्चुअली 2 चीज कहना चाहूंगी। एक तो जो इस बार का सर्कुलर निकला है सरकार की तरफ से, उसमें ब्रॉड क्राइटेरिया बाय द रिव्यू कमेटी दिया हुआ है, और उसमें ये कहा गया है कि सर्विस रिकॉर्ड तो देखा ही जाएगा, आपका ACR, APAR, डॉसियर सब देखा जाएगा, पर्सनल फाइल भी देखी जाएगी, मगर ये भी स्कोप दिया है कि रेलेवेंट अदर रिकॉर्ड्स विल आल्सो बी कंसिडर्ड, मतलब आपका परफॉर्मेंस भी देखा जाएगा। तो ये थोड़ा सा मैनूवरेबिलिटी का स्पेस है कि हम इधर उधर भी देख सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि वे सर्विस बुक में लिखा है या नहीं लिखा है, या बाद में कुछ और आया है और लोगों का कहना कुछ और है, तो उस इफेक्ट में जा सकते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा डेंजर ये है कि अगर आप आगे देखें कि जो कोर्ट्स के जजमेंट आए हैं उनमें एक आधा जजमेंट में ये जरूर आया है, उसमें नोटेबली जो है कंदस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पे आया हुआ है, फिर एक यूपी का था, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस जेएन का आया हुआ है, जिसमें ये है कि भाई पब्लिक सर्विस कोई ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो हम मान रहे हैं कि सरकार का राइट एब्सोल्यूट है, लेकिन उसमें ये भी कहा गया है कि जो ऑर्डर होगा वो रीजनड ऑर्डर होगा, उसके जो भी रीजनिंग होगी वो जरूर बताई जाएगी, और उसमें जब बताने लगेंगे तो फिर ये नहीं कहा जा सकता कि भाई सबको पता है, डिपार्टमेंट में सबको पता है, क्योंकि उस समय जब डिपार्टमेंट की बात आती है और उनको आकर के कटघरे में तो खड़ा नहीं किया जा सकता है, वो सिर्फ रिकॉर्ड पे जाएंगे। तो मौखिक तौर से जो किसी की इज्जत जिसको बोलते हैं या जिसकी रेपुटेशन है, उसको तो कोर्ट ऑन रिकॉर्ड नहीं ले सकती है। अब उसकी वजह से ये है कि जो आपकी काडर कमेटी इस्टेब्लिश हो रही है यहाँ पे, वो किस रूप में करेगी। तो बेसिकली ये रूल है, ये लॉ है, लेकिन हाँ ये समस्या तो है, क्योंकि जब कोर्ट में कोई जाएगा और न्यायालय देखेगा तो न्यायालय ये देखेगा कि ठीक है रिकॉर्ड्स ये हैं, उसके अलावा अगर किसी की रेपुटेशन देखी गई है तो वो रेपुटेशन किस धारणा से उठी है, उसका क्या बेसिस है, तो वो देखने की वजह से तो। लेकिन मेरे हिसाब से आज के दिन में अगर आप देखें तो वो भी बड़े आसानी से पता चल जाता है, क्योंकि अगर आप देखिए जो गवर्नमेंट सर्वेंट में है वो पब्लिक सर्विस है। आजकल पब्लिक सर्विस का मतलब ये भी है कि आप ऑनलाइन पे भी हैं, आपके रिव्यू भी हो सकते हैं। आज के जमाने में अगर आप ट्विटर पे चले जाएं तो सबको पता है कि कौन क्या कहाँ पे कर रहा है, पूरे एनोनिमस साइट्स निकले हुए हैं कि ये फला अधिकारी ये कर रहे हैं, फला अधिकारी वो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज अगर साथ में रखी जाए तो शायद ये कोर्ट से निकल भी जाएगा। बट देखना ये है कि जो कमेटी आकर के बैठेगी उसके अंदर में कितना ये है, क्योंकि जब आपके सामने कोई इंसान खड़ा होता है और उस इंसान का रिटायरमेंट करना है आपको, जिसने सोचा था कि वो 60 साल तक 65 साल तक चलता रहेगा, उसका करियर रिकॉर्ड चलेगा और वो सरकारी दामाद रहेगा, और कल आप उसको बोल रहे हैं कि 50-55 के बाद कि बस हो गया अब आप घर जाएं, तो उस समय क्या किसी की कलम चल पाएगी। तो ये तो वो इंटरनल इन लोगों को देखना पड़ेगा, अपने मन में झांकना पड़ेगा कि क्या है, हम पब्लिक सर्विस के लिए आए हैं और पब्लिक सर्विस, पब्लिक के प्रति हमारा क्या धर्म बनता है, वो धर्म सोच करके अगर वो आगे बढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में काफी कुछ दिया हुआ है जिसमें लोगों के हाथ काफी मजबूत होंगे।